नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण चल रहा है और ये यहाँ पर कुछ सूत्र लिखा हुआ है। इस सूत्र के पहले तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज का हमारा सूत्र है ये, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की हमारी कक्षा रहेगी इन सूत्रों पर, मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी का जो अव्ययी भाव समास है वो आज इस कक्षा में हम पूरा करेंगे। तो यहाँ पर एक सूत्र है नदीभिश्च, ठीक है, सूत्र है नदीभिश्च। इसका मतलब यह होता है नदीभिश्च। यहां पर जो नदीभि, ये जो शब्द है, मतलब इसका मतलब होता है कि नदीवाची, ठीक है। और नदी शब्द से नदीभि, ये तृतीया के बहुवचनांत में बनता है नदीभि, तृतीया के बहुवचनांत में नदी भी बनता है। तो नदीभिश्च ये सूत्र है। चा अव्यय पद है, ठीक है, सूत्र में दो पद हैं। ये सूत्र कहता है, ध्यान रखना, अव्ययी भाव समास चल रहा है, ठीक है, अव्ययी भाव समास चल रहा है। वहां पर अव्ययी भाव समास में ये सूत्र आता है नदीभिश्च। ये सूत्र कहता है, इसकी वृत्ति है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, नदीभिः सह संख्या समस्यते। इसकी वृत्ति है, इस वृत्ति को बढ़िया से याद कर लेना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि नदीभिः सह, कि नदीवाची शब्दों के साथ, सह का मतलब क्या है, साथ। नदी भी शब्द का तात्पर्य है नदीवाची, ठीक है। नदी भी शब्द का तात्पर्य है नदीवाची, और नदीवाची शब्दों के साथ संख्या समस्यते, मतलब संख्यावाची शब्दों का, ठीक है, मतलब नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है। एक ये, या ऐसे कह सकते हो कि संख्यावाची समर्थ सुबंत का, संख्यावाची समर्थ सुबंत का नदीवाची समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। बात लग गई? वृत्ति का अर्थ समझ में आया, ठीक है। इसको दोनों प्रकार से अर्थ कर सकते हो। अब ये जो समर्थ सुबंत की बात आई, कि जैसे मैंने कहा कि संख्यावाची समर्थ सुबंत का नदीवाची समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। समर्थ सुबंत कहने का क्या तात्पर्य है, मतलब क्यों समर्थ सुबंत बोलते हैं? क्योंकि समर्था पद विधि सूत्र पढ़े थे, ठीक है। वो कहता है कि पद संबंधी जो विधि सा समर्था श्रितो बुद्ध्या, कि पद संबंधी जो विधि होती है, पदों को मानकर जो विधि होती है वो समर्थ के आश्रित जानना चाहिए। तो चूंकि समास किसमें होता है, समर्थ पदों में समास होता है। एक पद दूसरे पद के अर्थ की अपेक्षा रखे, ऐसी स्थिति में समास होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं समास में, कि संख्यावाची समर्थ सुबंत के साथ नदीवाची समर्थ सुबंत का समास होता है। सूत्र लग गया, संख्यावाची समर्थ सुबंत के साथ नदीवाची समर्थ सुबंत का समास होता है। ध्यान देना, द्विगु समास है, ठीक है, संख्या पूर्वो द्विगु, ये सूत्र है। वो कहता है कि संख्या पूर्व में हो तो द्विगु समास होता है, ठीक है। यहां पर भी क्या होता है कि देखो, संख्यावाची शब्द पूर्व में रहेगा। अब आपको यह भ्रम हो जाएगा कि संख्यावाची शब्द पूर्व में है, भ्रम हो सकता है कि संख्यावाची शब्द पूर्व में है तो भाई यहां पर द्विगु समास हो सकता है, ठीक है, द्विगु समास होगा। तो ध्यान रखना कि भ्रमित नहीं होना, संख्यावाची शब्द पूर्व में होगा लेकिन पर शब्द कैसा होगा, नदीवाची होगा। समझ में आया? संख्यावाची शब्द पूर्व में हो, पर शब्द नदीवाची होगा, अव्ययी भाव समास ही होगा। इस चीज को नोट कर लेना, ठीक है। संख्यावाची शब्द पूर्व में हो, ठीक है, और पर में नदीवाची शब्द हो, अव्ययी भाव समास ही होगा। द्विगु समास में भ्रमित मत होना। तो ये लघु सिद्धांत में सूत्र है नदीभिश्च। सिद्धांत कौमुदी जब पढ़ोगे तो वहां पर द्विमुनि त्रिमुनि ये प्रयोग बनता है, ठीक है। उस सिद्धांत कौमुदी में द्विमुनि त्रिमुनि ये शब्द भी बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक केवल उस सूत्र को ना देकर के केवल नदीभिश्च, केवल यह सूत्र दिया गया है। ये कहता है कि नदीवाची शब्दों का संख्यावाची समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, इतनी इसकी वृत्ति है। तो ध्यान रखना कि यहां पर एक वार्तिक आता है, आचार्य कात्यायन एक वार्तिक कहते हैं। ये जो संख्यावाची शब्द के साथ नदीवाची शब्द का समास होगा, ये समास भी किसमें होगा, समाहारे च अयम इष्यते, कि ये समास समाहार वाच्य अर्थ में ही होगा। समझ में आया? जब समाहार वाच्य होगा, मतलब समूह ऐसा जब वाच्य होगा तभी ये समास होगा। मतलब यदि समूह अर्थ नहीं होगा तब समास नहीं होगा, ठीक है। यदि समाहार वाच्य नहीं होगा तो संख्यावाची शब्द का नदीवाची शब्द के साथ समास नहीं होगा। ये ध्यान रख, समाहार वाच्य होना चाहिए, मतलब समूह होना चाहिए। जैसे ये वार्तिक लग गया। वार्तिक की उपयोगिता क्या है
कि समाहार वाच्य अर्थ में ही संख्यावाची सुबंत का, समर्थ सुबंत का नदीवाची समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। ठीक है, आचार्य वरदराज कहते हैं, यहां पर दो प्रयोग देते हैं, एक प्रयोग है पंचगंगम और दूसरा प्रयोग है द्वियमुनम। ठीक है, एक प्रयोग है पंचगंगम, ठीक है, उदाहरण पंचगंगम, और दूसरा है द्वियमुनम। ठीक है, द्वियमुनम, ध्यान रखना, पंचगंगम द्वियमुनम ये प्रयोग लघु सिद्धांत कौमुदी में है। ये आपसे पूछा जाता है कि यहां पर कौन सा समास हुआ है। अब आप पंचगंगम में पंच ये संख्यावाची शब्द, द्वियमुनम में द्वि ये संख्यावाची शब्द देख के आपको भ्रम हो सकता है कि यहां पर द्विगु समास होगा, लेकिन यहां पर द्विगु समास नहीं होगा। कारणम यत कि गंगम और यमुनम ये कैसे शब्द हैं, नदीवाची शब्द हैं। ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल पूरी तरह से निश्चिंत रहना है कि यहां पर अव्ययी भाव समास ही हुआ है। ये समझ में आ गया। सिद्धांत कौमुदी जब देखोगे तो वहां पर एक सप्तगंगम प्रयोग आता है। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी में सप्तगंगम आता है, तो सप्तगंगम भी है, पंचगंगम भी है। ठीक है, इन प्रयोगों में कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। अब देखो इनको हम क्या करेंगे, लगाएंगे, मतलब इनकी प्रक्रिया करेंगे। तो यहां पर वृत्त, ये जो वार्तिक है, वार्तिक आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये कहता है कि समाहार अर्थ में ही। देखो अभी जो तीन प्रयोग हम दिखाए ना, पंचगंगम, द्वियमुनम, सप्तगंगम, इसमें समाहार ही है, क्योंकि 7 गंगाओं का समूह, 5 गंगाओं का समूह, 2 यमुना का समूह। ठीक है, 2 यमुना का समूह, तो ये क्या है, समूह 2, 5, 7, ये क्या है, ये इनका समूह है नदियों का। इसलिए समाहारे वाचा अयम इष्यते, समाहार अर्थ ही यहां पर गम्यमान है। पंचगंगम में इसका लौकिक विग्रह करेंगे। पंचगंगम का लौकिक विग्रह है पंचानाम, पंचानाम गंगानाम, पंचानाम गंगानाम समाहारः, समाहारः। ठीक है, पंचानाम गंगानाम समाहारः। आपको ध्यान रखना है, पंचगंगम का लौकिक विग्रह है पंचानाम गंगानाम समाहारः। लग गया, पंचानाम गंगानाम समाहारः इति लौकिक विग्रहे। ठीक है, इसको बढ़िया से ध्यान रखना, पंचानाम गंगानाम समाहारः इति लौकिक विग्रहे। पंचानाम में कौन सी विभक्ति है, ठीक है, यहां पर षष्ठी का बहुवचन है। पंचानाम में क्या है, षष्ठी का बहुवचन है। तो आपको क्या करना है, गंगानाम में भी वही है, तो पंचन आम, इसका अलौकिक विग्रह आप करोगे तो आपको करना है पंचन आम, पंचन आम गंगा आम। ठीक है, पंचन आम गंगायाम। ये यहां तक आ गया, समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं होगी ना। ठीक है, पंचन आम गंगा आम इति अलौकिक विग्रहे, पंचानाम गंगानाम समाहारः इति लौकिक विग्रहे। ठीक है, तो ये हो गया लौकिक विग्रह, ये हो गया अलौकिक विग्रह। मैंने आपको बताया था कि आपको जब भी मतलब समास में विशेष रूप से पूछता गया है, तो जब कोई एंट्रेंस देते हैं तो सबसे पहले आता है उसका लौकिक और अलौकिक विग्रह, ये पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आपको ये लौकिक और अलौकिक विग्रह बढ़िया से याद कर लेना है। लौकिक अलौकिक विग्रह के बाद होगा क्या कि यहाँ पर नदीभिश्च, ठीक है, नदीभिश्च ये सूत्र से यहां पर क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। नदीभिश्च सूत्र के द्वारा क्या होगा यहां पर, समास, क्योंकि ये क्या कहता है कि संख्यावाची समर्थ सुबंत का, संख्यावाची समर्थ सुबंत का नदीवाची समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। ठीक है, तो देखो संख्यावाची समर्थ सुबंत है ही, नदीवाची सब समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाएगा। समास होने के बाद क्या करना है, कृतद्धित समासाश्च, इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक यो हो, इस सूत्र के द्वारा आपको विभक्ति का क्या कर देना है, लुक कर देना है। ठीक है, विभक्ति क्या हो जाएगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा। जब विभक्ति का लुक हो जाएगा तो आपके पास प्रयोग बनेगा पंचन गंगा। समझ में आया, प्रयोग बनेगा
पंचन गंगा। ठीक है, पंचन गंगा में फिर क्या होना है कि यहां पर क्या करना है कि पंचन गंगा में ये रहेगा, प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा कर दो। ठीक है, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग कर दो। यहां पर पूर्व प्रयोग में कौन है, पंचन शब्द है, पंचन गंगा यही स्थिति रहेगी। ठीक है, स्थिति क्या रहेगी आपकी, पंचन गंगा, ये बन जाएगा। पंचन गंगा के बाद यहां पर क्या होता है कि ये जो गंगा है ना, गंगा अव्ययी भावश्च का क्या है, अधिकार है। अव्ययी भावश्च सूत्र क्या है, नपुंसक लिंग का विधान करता है। अव्ययी भावश्च, अव्ययी भावा का अधिकार भी है। तो नपुंसक लिंग होने के कारण, ठीक है, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ठीक है, यहां पर क्या होता है, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य एक सूत्र है। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इस सूत्र के द्वारा गंगा के आकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, गंगा के आकार को क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इस सूत्र के द्वारा गंगा के आकार को क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। तो प्रयोग बनेगा पंचन गंग। ठीक है, पंचन गंग। उसके पहले क्या कर लेना है कि चूंकि इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो ही चुकी है, प्रातिपदिक संज्ञा होकर ही यहां विभक्ति आई है। आपको ये पंचन का जो नकार है ना, इसको नलोपः प्रातिपदिकांतस्य एक सूत्र है। ठीक है, सूत्र है नलोपः प्रातिपदिकांतस्य। ठीक है, नलोपः प्रातिपदिकांतस्य ये सूत्र है। इससे आप पंचन के नकार को क्या कर दो, लोप कर दो। जब पंचन के नकार का लोप हो जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा पंचगंग। ठीक है, प्रयोग क्या बनेगा, पंचगंग, पंचगंग। ठीक है, पंचगंग बनने के बाद एक देश विकृत मनन्यवत, इसको मान करके पुनः क्या होगी, स्वाद्योत्पत्ति हो जाएगी। पुनः स्वाद्योत्पत्ति होने से अव्ययी भाव का अधिकार है। अव्यादाप सुपह आएगा, वो क्या करेगा, इसका लुप करेगा। लेकिन उसी समय नाव्ययी भावादतो अमत्व पंचम्या वो सूत्र आएगा और वो सूत्र क्या कर देगा, सु के स्थान पर अमादेश, सु के स्थान पर क्या कर देगा, अमादेश। प्रयोग बन जाएगा पंचगंगम। ठीक है, प्रयोग क्या बन जाएगा, पंचगंगम। ये लग गया। इसी तरह से आपको लगा देना है, जैसे सप्तगंगम प्रयोग बनता है, सिद्धांत कौमुदी में है, सप्तानाम गंगानाम समाहारः सप्तगंगम। ठीक है, सप्तानाम गंगानाम समाहारः सप्तगंगम, सप्तन आम गंगायाम। इस तरह से उसका क्या हो जाएगा, अलौकिक विग्रह हो जाएगा। सेम प्रक्रिया इसके बाद वहां पर भी लगा देना। यहां पर दूसरा प्रयोग है लघु सिद्धांत कौमुदी में, द्वियमुनम। ठीक है, उदाहरण है द्वियमुनम। ठीक है, यह दूसरा उदाहरण है लघु सिद्धांत कौमुदी में। द्वियमुनम का मतलब होता है दो यमुना नदियों का समाहार। क्योंकि समाहार है, क्योंकि ये समाहार में ही करता है। ठीक है, ये कहता है समाहार वाच्य होगा तभी अव्ययी भाव समास होगा। तो द्वयोः, इसका बनेगा लौकिक विग्रह, द्वयोः यमुनयोः समाहारः। लग गया यहां तक, समझ में आया। द्वियमुनम जो प्रयोग बनता है उसका ये लौकिक विग्रह है, द्वयोः यमुनयोः समाहारः। देखो समाहार वाच्य है ना, ये वार्तिक भी कहता है कि समाहार अर्थ में ही होगा, समाहार लगाना है। ठीक है, समाहार में ही होगा। यदि एक होगा तब यहां पर समास नहीं होगा। द्वयोः यमुनयोः समाहारा मतलब दो यमुनाओं का समाहार। तो ये क्या हो जाता है, लौकिक विग्रह। ठीक है, तो यहां पर देखो ये दो यमुनाओं का समाहार, तो द्विओस यमुना ओस। ठीक है, इसका अलौकिक विग्रह कर दोगे, द्विओस यमुना ओस। ये इसका क्या हो जाएगा, अलौकिक विग्रह। ठीक है, द्विओस यमुना ओस, ये अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अलौकिक विग्रह होने के बाद नदीभिश्च इस सूत्र के द्वारा समास कर दो। समास होने के बाद कृतध्य समासाश्च इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक से विभक्ति का लुक कर दो।
प्रयोग बनेगा द्वियमुना। ठीक है, प्रयोग क्या बनेगा? द्वियमुना। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग। इसके बाद क्या होगा कि द्वियमुना में यहां पर अव्ययी भावस्य से, अव्ययी भाव का क्या है? अव्ययी भाव का अधिकार है और अव्ययी भावस्य से नपुंसक लिंग का विधान होता है। समस्त पद नपुंसक लिंग होता है। यहां पर उसके मतलब नपुंसक लिंग होने से सूत्र है ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। क्या है? ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। उस सूत्र के द्वारा यमुना का जो आकार है उसको क्या कर दो? ह्रस्व कर दो। ठीक है, उसको क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा। प्रयोग बनेगा द्वियमुना। ठीक है, यमुना। इसके बाद एक देश विकृत मनन्यवत सु आ जाएगा। एक देश विकृत मनन्यवत से सु आएगा और सु का क्या कर देना है? वही यहां पर भी नाव्ययी भावादतो अमत्त पंचम्या से सु के स्थान पर अमादेश हो जाएगा। अमि पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा। प्रयोग बन जाएगा द्वियमुनम। लग गया यहां तक? कोई समस्या? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये यहां पर हो गया हमारा नदीभिष्ट हो गया। समाहारे चा अयम इष्यते, ये वार्तिक को भी स्पष्ट कर दिया, प्रयोग भी स्पष्ट हो गए। इसके बाद एक सूत्र आता है तद्धिताः। एक सूत्र है तद्धिताः। ठीक है, तद्धिताः। एक सूत्र है तद्धिताः। तद्धिताः ये सूत्र कहता है, ध्यान रखना, एक सूत्र आता है तद्धिताः। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहां पर अधिकार किसके आते हैं ये पूछा जाता है। अभी तक जो प्रयोग आए थे वहां पर अव्ययी भावस्य का अधिकार है, जैसे कि आपको मैंने बताया था। एक ये सूत्र है तद्धिताः प्राक्कडारा समासा, उस सूत्र का भी अधिकार है। तद्धिताः का भी अधिकार आता है, मैंने क्वेश्चन देखा है। ठीक है, पीजीटी वगैरह या किसी एग्जाम में जैसे ये नेटवर्क के होते हैं, इनमें जब ये पूछा जाता है, ये अभी इसके प्रयोग दे देंगे आगे के, यहां पर पूछ लेंगे जो प्रयोग अभी बनने वाला है कि यहां पर किस सूत्र का अधिकार आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? किस सूत्र का यहां पर अधिकार आ रहा है? ये सूत्र भी है, इसका भी अधिकार आता है। ध्यान रखना, तद्धिताः सूत्र है, इसका भी क्या आता है? अधिकार। यह कहता है आपंचम समाप्ते अधिकारो अयम, मतलब पंचम अध्याय की समाप्ति पर्यंत। ठीक है, पंचम अध्याय की समाप्ति तक इसका क्या होगा? अधिकार चलेगा। बात लग गई? पंचम अध्याय की समाप्ति तक इसका क्या होगा? अधिकार चलेगा। यह अधिकार सूत्र है, इसको संज्ञा सूत्र भी माना जाता है। यह ध्यान रखना। समझ में आ गया? अब यहां पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई समास का प्रकरण चल रहा है, समास का प्रकरण चल रहा है, तद्धिता ये तद्धित का सूत्र है, तद्धित का ये सूत्र है, तो यहां समास में क्या इसकी आवश्यकता है? ठीक है, ये शंका हो सकती है कि भाई समास का प्रकरण चल रहा है, तद्धिता सूत्र तद्धित का है, इसकी यहां पर क्या आवश्यकता हो गई? इसकी आवश्यकता यह है कि अभी जो आने वाले सूत्र हैं, ठीक है, समास प्रकरण में जो अब जो आने वाले सूत्र हैं वो समासांत कुछ प्रत्यय करेंगे। ठीक है, समासांत टच प्रत्यय जो होते हैं वो समासांत प्रत्यय करते हैं, और जो समासांत प्रत्यय होता है वो तद्धित में आता है। ठीक है, तद्धित के अधिकार में समासांत प्रत्यय होते हैं। समास में जो सूत्र हैं वो समासांत प्रत्यय करेंगे। इस कारण से इस सूत्र को यहां पर लाया गया। बात लग गई? कोई समस्या? इस कारण से इस सूत्र को यहां पर लाया गया। कोई समस्या तो नहीं होगी? ठीक है, तो तद्धिता क्या है? यह केवल अधिकार सूत्र है, इसको केवल ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक सूत्र आता है अव्ययी भावे सरद प्रभृतिभ्यः। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, यह काफी ज्यादा पूछा जाता है। अव्ययी भावे सरत प्रभृतिभ्यः अव्ययी भावे सरद प्रभृतिभ्यः। ठीक है, अव्ययी भावे सरद प्रभृतिभ्यः। समझ में आ गया अंकित? ठीक है, ये सूत्र है, इसको भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये कहता क्या है? ये कहता है कि सरदादिभ्यः टच,
ध्यान रखना। अब यहां से समासांत टच प्रत्यय आएंगे। प्रत्यय पूछता है, ठीक है, ये जो प्रयोग देगा, इसमें जो प्रयोग आने वाले हैं, उदाहरण आने वाले हैं, इसमें यह पूछता है कि यहां पर कौन सा प्रत्यय हुआ है। आपको प्रत्यय याद रखना है, किस सूत्र से यहां पर प्रत्यय हुआ है यह आपको याद रखना है। इतना यदि क्लियर होगा, कोई भी जो तो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्या, यह कहता है शरदादिभ्यश्च, मतलब शरद प्रभृति, ठीक है, शरद प्रभृति, शरदादि एक गण है, उस गण में जो पठित जो शब्द हैं, ऐसे शब्दों से अव्ययी भावे, अव्ययी भाव समास में, सप्तमी विभक्ति है, ठीक है, अव्ययी भाव समास में टच प्रत्यय होता है। समझ में आया? कौन सा प्रत्यय है? टच प्रत्यय। टच, वो टच मत समझना, टच प्रत्यय है। यहां पर टच में टकार चकार दोनों की इत संज्ञा केवल क्या बचता है? आ, ठीक है, टच में टकार चकार दोनों की इत संज्ञा होकर केवल क्या बचता है? अच। लेकिन यह प्रत्यय क्या है? टच प्रत्यय। समझ में आया? यह लग गया यहां तक, कोई समस्या तो नहीं होगी। सूत्र क्या कहता है? अब शरदादिभ्यश्च, ठीक है, शरदादिभ्यश्च स्यात् समासांतो अव्ययी भावे। लग गया कि ये मतलब समासांत टच प्रत्यय होता है अव्ययी भाव समास में। शरद प्रवृत्तिभ्या, मतलब शरदादि गण में पठित जो शब्द हैं उनसे, ठीक है, शरदादि गण में जो पठित शब्द हैं उनसे अव्ययी भाव समास में समासांत टच प्रत्यय होता है। ये इसका अर्थ है। समझ में आया? कोई समस्या तो नहीं होगी। अब देखो, इस सूत्र की बहुत अच्छी भूमिका है। इसमें प्रयोग बनता है शरदः समीपम उपसरदम, ठीक है, प्रयोग है उपसरदम, ये प्रयोग है, ये उदाहरण है। ये उदाहरण पूछता है, इसमें यह पूछता है कि इसका लौकिक विग्रह क्या है, इसका अलौकिक विग्रह क्या है, इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है, इसको ध्यान रखना। किस सूत्र से हुआ है, ये सूत्र है, टच प्रत्यय है, सूत्र ये है, ठीक है। शरदः समीपम उपसर्दम लघु सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति में ही, मतलब वृत्ति, इस सूत्र के अंदर ही इसका लौकिक विग्रह है। शरदः समीपम उपसर्दम, शरदः समीपम, ठीक है, शरदः समीपम उपसरदम, ठीक है, शरदः समीपम उपसरदम, ये इसका लौकिक विग्रह है। शरदः समीपम उपसरदम मतलब शरद ऋतु के समीप, ठीक है, यहां पर समीप अर्थ में उप है, उप जो अव्यय है, ठीक है, ये क्या किस अर्थ में है? समीप अर्थ में है, ध्यान रखना। शरदः समीपम उपसरदम, ये समीप अर्थ में है, ठीक है, समीप अर्थ में ये प्रयोग बना हुआ है, मतलब यहां अव्यय आया है। शरदः समीपम उपसरदम लौकिक विग्रह है, इसका अर्थ होता है शरद ऋतु के समीप, ठीक है, शरदः समीपम उपसरदम। अब यहां पर इसका अलौकिक विग्रह करोगे तो इसके अलौकिक विग्रह, शरद में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, ठीक है, तो शरद गंश उप, लग गया, शरद गंश उप अलौकिक विग्रह है, ठीक है, शरद, क्योंकि शरद ऋतु के समीप, षष्ठी, ठीक है, शरद काके की षष्ठी, शरद ऋतु के समीप, शरद गंश उप, ये क्या हो जाएगा? इसका अलौकिक विग्रह। यहां पर ध्यान रखना कि ये जो उप है समीप अर्थ में है, सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। सूत्र जो पढ़े थे, सबसे बड़ा सूत्र है, उसमें आता है ना समीप अर्थ में जो अव्यय होगा समर्थ सुबंत के साथ समास कहता है। समीप अर्थ में अव्यय कौन है? उप है, ठीक है, समर्थ सुबंत कौन है? शरदगस, समर्थ सुबंत शरदगस, इसके साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। सूत्र कौन, यहां पर कौन सा सूत्र समास करता है? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, ये जो सूत्र है ये सूत्र समास करता है। क्यों समास करता है? क्योंकि वो कहता है कि समीप अर्थ में जो अव्यय होगा उसका समर्थ सुबंत के साथ, समीप अर्थ में अव्यय कौन है? उप है, समर्थ सुबंत हो जाएगा शरदगस, इसके साथ समास हो जाता है। समझ में आया? ये सूत्र समास नहीं करता, ये सूत्र केवल टच प्रत्यय करता है। ये जो सूत्र है केवल टच प्रत्यय करता है, ध्यान रखना, ये समास नहीं करता, ठीक है। समास करने वाला सूत्र है अव्ययम विभक्ति। समास होने के बाद क्या होगा? कृतद्धित समासाश्च, इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा कर दो। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपोधातुक प्रातिपदिक जो इस सूत्र के द्वारा विभक्ति का लुक कर दो। प्रयोग बनेगा शरद उप, प्रयोग क्या बनेगा? शरद उप। सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जन संज्ञा, क्योंकि प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट अव्यय के द्वारा निर्दिष्ट कौन है? उप है, इसकी उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से इसका क्या हो जाएगा? पूर्व प्रयोग बन जाएगा
उपसरद, ठीक है, प्रयोग बन जाएगा उपसरद। समझ में आया? उपसरद बनने के बाद यहां पर अव्यय भावे सरद प्रभृतिभ्य, यह सूत्र क्या करता है? टच प्रत्यय, टच में टकार चकार की इत संज्ञा, अनुबंध लोप क्या केवल क्या हो जाएगा? आ। समझ में आया? अनुबंध लोप केवल क्या होगा? आ होगा। इसके बाद जो है इसको मिला दो यहां पर, तो ये क्या दा से मिल जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। पुनः एक देश विकृत मनन्यवत, इस न्याय के द्वारा स्वाद्योत्पत्ति कर दो, सु आएगा। सु को यहां पर क्या हो जाएगा? नाव्ययी भावादतो अमत्व पंचम्या है, क्योंकि अव्ययी भाव का अधिकार है, अव्याद आप सुपास सुप का लुक होता है, लेकिन उसको बाध करके, ठीक है, उसको बाध करके अनाव्ययी भावादतो अमत्व पंचम्या, इस सूत्र के द्वारा सु को अमादेश हो जाएगा, अमीपूर्वा से पूर्व रूप हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा उपसरदम। लग गया? कोई समस्या तो नहीं होगी? तो ठीक है, ये हो गया। ये एक प्रयोग है उपसर्दम। इस सूत्र में टच प्रत्यय करने वाला सूत्र है अव्ययी भावे सरद प्रभृतिभ्य, इस सूत्र के द्वारा यहां पर क्या होता है? टच प्रत्यय होता है। यह समझ में आ गया? इसके बाद एक प्रयोग बनाते हैं प्रतिविपासम। प्रतिविपासम क्या प्रयोग है? प्रतिविपासम, प्रतिविपासम ये प्रयोग है, ठीक है। विपास जो शब्द है, विपास शब्द भी सरद प्रभृति गण में आता है, ठीक है, सरदादि गण में आता है। इस कारण से प्रति विपासम में क्या होगा? विपासम विपासम प्रति, इसका लौकिक विग्रह होगा विपासम 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 प्रति। समझ में आया? इसका लौकिक विग्रह है विपासम विपासम प्रति प्रतिविपासम, ये इसका लौकिक विग्रह है। अब यहां पर ध्यान देना, विपासम विपासम प्रति, तो विपास अम प्रति, ठीक है, ये इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा विपास विपास अम प्रति, विपास अम प्रति, ये इसका क्या हो जाएगा? अलौकिक विग्रह हो जाएगा। विपास अम प्रति, ये इसका अलौकिक विग्रह होगा। यहां पर भी क्या कर दो? उसी सूत्र के द्वारा यहां पर क्या हो जाएगा? अव्यय भाव क्या कहते हैं, मतलब अव्ययम विभक्ति इस सूत्र के द्वारा समास कर दो। समास होने के बाद कर्तव्य समासाश्च इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा का फल है सुपो धातुक प्रातिपदिक यो, इस सूत्र के द्वारा विभक्ति का लोक हो जाएगा। प्रयोग बन जाएगा विपास प्रति, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से इसका पूर्व प्रयोग, प्रयोग बन जाएगा प्रति विपास। प्रयोग क्या बनेगा? प्रति विपास, ठीक है। प्रति विपास बनने के बाद क्या कर दो? अव्यय भावे सरद प्रभृतिभ्य टच, इस सूत्र के द्वारा टच प्रत्यय, टच में क्या हो जाएगा? अनुबंध लोप, केवल क्या बचेगा? आ बचेगा, ठीक है, इससे मिल जाएगा, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो प्रयोग बन जाएगा प्रतिविपास। पुनः क्या कर दो? स्वाद्योत्पत्ति, सु आ जाएगा, सु के स्थान पर अमादेश हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा प्रतिविपासम। इतना है, इसमें ध्यान केवल इतना रखना है, लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह, और इसके बाद जो है अव्यय भावे सरद प्रभृतिभ्य इस सूत्र के द्वारा टच प्रत्यय, ये है विशेष रूप से ध्यान रखने वाले, ठीक है। इसका विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहां पर एक वार्तिक आता है, जराया, क्या है वार्तिक? जराया जरश्च, ये गणसूत्र है यहां पर, ठीक है। इसी सूत्र पे अव्यय भावे सरद प्रभृतिभ्य, इस सूत्र पे एक गणसूत्र आता है जराया जरश्च, जराया जरश्च, जराया जरश्च, ध्यान रखना। जराया जरश्च, ये सूत्र कहता है कि जराया मतलब जरा शब्द के स्थान पर जरस आदेश होता है, जराया जरश्च, ठीक है। जराया जरश्च, इसका मतलब होता है कि जरा के स्थान पर क्या होता है? जरस आदेश होता है, साथ ही टच प्रत्यय होता है। लग गया? जरा के स्थान पर जरस आदेश और साथ ही क्या होता है? टच प्रत्यय होता है। इसको पूछा जाता है, इसको भी बढ़िया से ध्यान रख लेना। प्रयोग है उपजरसम, प्रयोग है, उदाहरण है उपजरसम, उपजरसम मतलब जरा के समीप, बुढ़ापे के समीप, ठीक है, बुढ़ापे के समीप। उपजरसम, जैसे कोई होते ना
60-65 आदमी ना खा क्या कहेंगे, बुढ़ापे के समीप ही कहेंगे, ठीक है। उपजरसम, इसका लौकिक विग्रह होता है जरायाह समीपम। इसका लौकिक विग्रह है जरायाह, जरायाह समीपम, जरायाह समीपम उपजरसम, जरायाह समीपम उपजरसम, ठीक है। ये इसका लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह हो जाएगा जरागस, जरागस उप, क्योंकि समीप अर्थ में यहां पर कौन है, उप है, ठीक है। समीप अर्थ में अव्यय कौन है, यहां पर उप है। ये इसका हो जाएगा अलौकिक विग्रह। जरायाह समीपम उपजरसम लौकिक विग्रह है, जरागस उप अलौकिक विग्रह है। अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र के द्वारा समास होगा, क्योंकि समीप अर्थ में अव्यय कौन है, उप है, ठीक है। अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि ये सूत्र समास करेगा। समास होने के बाद प्रत्यध्य समासाच्य से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक से विभक्ति का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। प्रयोग बन जाएगा जरा उप, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग। पूर्व प्रयोग करोगे तो क्या बन जाएगा, उपजरा। उपजरा बनने के बाद यहां पर क्या करना है कि अव्ययी भावे शर्त प्रभृतिभ्या इस सूत्र के द्वारा टच प्रत्यय कर दो। टच प्रत्यय होने पर अनुबंध लोप केवल आ बचेगा। और उपजरा में यहां पर देखो क्या है कि वहीं पर क्या होता है कि ये जो गण सूत्र आया जराया जरश्च, इसी के द्वारा, मतलब पहले ही इसको क्या कर दो कि जराया जरश्च, इसके द्वारा जरा को क्या कर दो, जरस कर दो। जरा को क्या कर दो, जरस, और साथ में क्या कर दो, टच प्रत्यय। तो क्या बनेगा, उपजरस, ठीक है। प्रयोग बन जाएगा उपजरस। ऐसा कर लो, पहले ही कर लो, उपजरस बन जाएगा। उपजरस बनने के बाद क्या करना है, स्वाद्योत्पत्ति। स्वाद्योत्पत्ति में सु आ जाएगा। सु के स्थान पर नाभ्यई भावादतो अमत्त पंचम्याः, इस सूत्र के द्वारा क्या कर दो, अमादेश कर दो। अमी पूर्वा से पूर्व रूप प्रयोग बन जाएगा उपजरसम। समझ में आ गया। यहां पर ध्यान रखना है आपको, विशेष रूप से ध्यान रखने लायक यह है कि उपजरसम में कौन सा प्रत्यय है, टच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, टच प्रत्यय है। उपजरसम में जरा को जरस करने वाला कौन सूत्र है, आपको बढ़िया से ध्यान रखना है, जराया जरस ये सूत्र है। यह पूछता है कि जरा शब्द को जरस किस सूत्र के द्वारा होता है, जराया जरस इस गणसूत्र के द्वारा होता है। यह चीज ध्यान रखना है। लग गया, ये कोई समस्या तो नहीं होगी। ये यहां तक इसका हो गया। अव्ययी भावे शर्त प्रभृतिभ्या का पूरा हो गया। अब यहां पर टच प्रत्यय करने वाले कुछ और सूत्र आते हैं, ठीक है। अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्या, ठीक है। ये सूत्र टच प्रत्यय किया, क्योंकि सरदा ये किस अवस्था में करता, सरदादि गण में, ठीक है। शरद प्रभृति जो गण पठित शब्द हैं उसमें टच प्रत्यय करने वाला सूत्र है अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्या। इसके बाद एक सूत्र आता है अनश्च, ध्यान रखना, अनश्च। अनश्च सूत्र भी टच प्रत्यय करता है। अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लो, अनश्च सूत्र भी क्या करता है, टच प्रत्यय करता है, ठीक है। इसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, किस अवस्था में टच करता है। उसके लिए वृत्ति में लिखा है अनंताद अव्ययी भावा टच। अनंताद अव्ययी भावा टच, इसका मतलब यह होता है कि अनंत अव्ययी भाव से टच होता है। अनंत का तात्पर्य होता है अन अंत में है जिसके, ठीक है, अन अंत में है जिसके, ऐसे अव्ययी भावात मतलब अव्ययी भाव से टच प्रत्यय होता है। कौन कहता है, अनश्च सूत्र कहता है। यह केवल टच प्रत्यय का विधान करता है। ध्यान रखना, समास नहीं करता, ये केवल टच करता है, ठीक है। समास वही करेगा, अव्ययम विभक्ति। अनच कहता है अव्यय अनंताद अव्ययी भावात टच स्यात्, ठीक है। टच प्रत्यय में अब यहां पर एक सूत्र आता है नस तद्धिते। सूत्र है नस तद्धिते। इस सूत्र को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। यह पूछता है कि किस सूत्र के द्वारा यहां टी संज्ञक अन का लोप होता है। प्रयोग अभी जो बनेंगे वहां पर पूछता है कि यहां पर किस सूत्र के द्वारा टी संज्ञक अन का लोप हुआ है, ठीक है। समझ में आया। टी संज्ञक नान्तस्य भस टेर लोपा, मतलब जो अन है, ठीक है, ऐसे मतलब टी का लोप किससे हुआ है, ठीक है। नान्तस मतलब भा संज्ञक नान्तस्य भस्य टेर लोपः तद्धिते, मतलब भा संज्ञक टी का लोप कौन करता है, यह पूछा जाता है। आपको बढ़िया से याद रखना है कि नस तद्धिते सूत्र है जो भा संज्ञक टी का क्या करता है, लोप करता है। प्रयोग कौन बनते हैं, प्रयोग बनते हैं यहां पर उपराजम अध्यात्मम, ठीक है। प्रयोग हैं
उपराजम, उपराजम। एक प्रयोग है अध्यात्मम, ठीक है, अध्यात्मम। लग गया? ये दो प्रयोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी ये इंट्रेंस में आया ही होगा, फंसा ही होगा। उपराजम अध्यात्मम। उपराजम में क्या होता है? उपराजम मतलब राजा के समीप, उपराजम मतलब राजा के समीप, राज्ञः समीपम उपराज्ञम, ठीक है, राज्ञः समीपम उपराजम। राज्ञः इसका लौकिक विग्रह होगा राज्ञः समीपम, राज्ञः समीपम, राज्ञः समीपम उपराजम। समझ में आया? किसका लौकिक विग्रह है ये? उपराजम का। राज्ञः समीपम उपराजम, ठीक है, राज्ञः समीपम उपराजम, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक? लौकिक विग्रह राज्ञः समीपम उपराजम। राज्ञः में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी है। राज्ञः में कौन सी है? षष्ठी है। इसका अलौकिक विग्रह बनेगा राजन, राजन गस। षष्ठी के एक वचन में क्या आता है? गस। राजन गस उप, ठीक है, राजन गस उप। ये इसका क्या हो जाएगा? अलौकिक विग्रह। किसका? उपराजम का। राज्ञः समीपम उपराजम राजन गस उप इति अलौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह होने के बाद अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र के द्वारा समास कर दो। कृतज्ञ समासाश्च के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक योग के द्वारा विभक्ति का क्या कर दो? लुक कर दो, ठीक है। विभक्ति का लुक होने के बाद उप प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्व से पूर्व प्रयोग, प्रयोग बन जाएगा उपराजन, ठीक है, उपराजन। यहां पर ध्यान देना कि उपराजन में क्या होता है। अब यहीं पर देखो क्या होता है कि अनश्च जो सूत्र है, ठीक है, यहीं पर क्या होगा कि अनश्च जो सूत्र है यह कहता है कि अनंताद अव्ययी भावा टच, अनंत अव्ययी भाव से टच होता है। अनंत अव्ययी भाव कौन है? राजन का ना। राजन का ना क्या है? अनंत अव्ययी भाव, क्योंकि अव्ययी भाव समास किए। अनंत अव्ययी भाव होने से अनंतात अव्ययी भावा टच, यहीं से क्या हो जाएगा? टच प्रत्यय, ठीक है, यहीं से क्या हो जाएगा? टच प्रत्यय। टच में अनुबंध लोप, ठीक है, टच में क्या हो जाएगा? अनुबंध लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? आ। प्रयोग बनेगा उप राजन, अनंत अव्ययी भाव है, टच प्रत्यय हो जाएगा, प्रयोग बनेगा, ठीक है, प्रयोग क्या? उपराजन टच। ध्यान रखना अब यहीं पर क्या होता है? एक सूत्र है यचिभम, ठीक है, यचिभम सूत्र के द्वारा भा संज्ञा होती है। किस सूत्र के द्वारा? यचिभम सूत्र के द्वारा भा संज्ञा होती है। भा संज्ञा होने के कारण जो सूत्र ये नस्तद्धिते लिखा है ना, नस्तद्धिते क्या कहता है? नान्तस्य भस्य टेर, ना अंत में है, ऐसे भासंज्ञक टी का लोप होता है। ना अंत में है, भासंज्ञक किए ही हैं, भासंज्ञा किए ही हैं। किससे? यचिभम से। भासंज्ञक टी, टी कैसे है? क्योंकि यहां पर देखो टच में टित है ना, यहां पर जो अन है इसका राजन का भासंज्ञक टी क्या हो जाएगा? अन। यहां पर भासंज्ञक टी कौन होगा? अन, ठीक है। राजन, राजन में भासंज्ञक टी कौन होगा? अन। समझ में आया? इसका क्या कर देगा? ये सूत्र नस्तद्धिते सूत्र क्या कर देगा? लोप कर देगा। लग गया? नस्तद्धिते सूत्र क्या कर देगा? लोप कर देगा। तो प्रयोग बनेगा, प्रयोग बनेगा उपराज। उपराज होने के बाद टच प्रत्यय, टच में क्या बचेगा? आ, ठीक है, टच में क्या बचेगा? आ मिल जाएगा जा से, प्रयोग बन जाएगा उपराज। लग गया? यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। उपराज बनने के बाद क्या करना? एक देश विकृत मनन्यवत से इस न्याय को मान करके स्वाद्योत्पत्ति उपराज सु को क्या कर दो? नाभ्ययी भावादतो अमत्व पंचम्या से अमादेश, ठीक है, और अमी पूर्व से पूर्व, प्रयोग बन जाएगा उपराजम। समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं होगी। इसके बाद कौन सा प्रयोग है? अध्यात्मम। ध्यान देना, इसके बाद प्रयोग है अध्यात्मम, ठीक है, अध्यात्मम प्रयोग है। इसका लौकिक विग्रह होता है आत्मनि। क्या है इसका लौकिक विग्रह? आत्मनि। इतना ही इसका लौकिक विग्रह आत्मनि, ठीक है। आत्मनि किस में बनता है? सप्तमी में बनता है। सप्तमी के एक वचन में क्या बनता है? आत्मनि,
समझ में आया? आत्मनि अध्यात्मम, आत्मनि अध्यात्मम, ये इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। और अलौकिक विग्रह में क्या करोगे? आत्मनि अध्यात्मम, ठीक है। आत्मन गी, इसका अलौकिक विग्रह होगा आत्मन गी अधि, आत्मन गी अधि, समझ में आया? आत्मन गी, गी क्यों आया? क्योंकि आत्मनी था ना, सप्तमी के एक वचन था, उससे जो तो सप्तमी के एक वचन विभक्ति आते गी। आत्मन गी अधि क्या हो जाएगा? अलौकिक विग्रह। अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र के द्वारा समास करो। समास होने के बाद कर्तव्य समासाच्य से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक व्यवसाय विभक्ति का लोक, विभक्ति का लोक हो जाएगा तो क्या बनेगा? आत्मन अधि। लग गया? आत्मन अधि बनने के बाद अब प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट कौन है? अधि है। इसकी क्या कर दो? उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन पूर्वम से क्या हो जाएगा? पूर्व प्रयोग। पूर्व प्रयोग होने पर क्या बनेगा? अधि आत्मन, क्या बनेगा? अधि आत्मन। देखो अधि में क्या है? ईग है, आत्मन का क्या है? आकार है, सूत्र है एको यणचि, सूत्र है एको यणचि, एक के स्थान पर यण होता है, अचपरे रहते, अचपरे है आकार, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा यहां पर? यण। तो प्रयोग क्या बनेगा? अध्यात्मन, अध्यात्मन, समझ में आया? अध्यात्मन बनने के बाद अनश्च सूत्र है। कौन सा सूत्र है? अनश्च। ये कहता है अनंताद अव्ययी भाव तस्यात्, अनंत अव्ययी भाव। अनंत कौन है? आत्मन में ना है ना, आत्मन में ना है, लास्ट में अंतिम में अनंत है, अंत में है, ऐसे अव्ययी भाव से क्या हो जाएगा? टच प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे अव्ययी भाव से क्या कर दो? टच प्रत्यय। टच में क्या बचता है? केवल आवश्यकता है। यहीं पर क्या करना है? यज्भम से भासंज्ञा होगी, भासंज्ञा होने के बाद नस्तद्धिते सूत्र आएगा। नस्तद्धिते सूत्र कहता है कि नान्तस्य भस्य टेर लोपः, नान्तस्य भस्य टेर लोपः स्यात् तद्धिते, नान्तस्य भस्य टेर लोपः स्यात् तद्धिते, मतलब ना अंत में है ऐसे भासंज्ञक टी का क्या होता है? लोप होता है। तद्धिते मतलब तद्धित में, ठीक है। तद्धिते तद्धित में, तद्धित का प्रत्यय कौन है? टच। समासांत प्रत्यय कौन है? टच प्रत्यय तद्धित का है। भासंज्ञक टी का लोप हो जाएगा। नस्तद्धिते सूत्र है, भासंज्ञक टी का लोप होगा। टी कौन है यहां पर? अन। टी कौन है? अन, ठीक है। टी कौन है? अन। इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। प्रयोग बन जाएगा अपन का अध्यात्म, 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 प्रयोग बन जाएगा अध्यात्म। टच का क्या आ जाएगा? आ जाएगा। इसमें मिला दो तो ये हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसको हलंत यहां पर हट जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा अध्यात्म। लग गया? एक देश विकृत मनन्यवत, एक देश विकृत मनन्य को मान करके पुनः स्वाद्योत्पत्ति हो जाएगी। स्वाद्योत्पत्ति होने के बाद क्या कर दो? बाकी प्रक्रिया मैंने समझा दिया था कि अव्ययी भाव का अधिकार है तो स्वाभाविक बात है कि अव्यादाप सुपा सु का लुक करेगा। लेकिन यहां पर क्या करना है कि नाव्ययी भावाद तो अमत्त पंचम्या सूत्र के द्वारा क्या कर देना है? सु के स्थान पर अमादेश, अमी पूर्वा से पूर्व, प्रयोग बन जाएगा अध्यात्मम। लग गया? समझ में आया? ध्यान रखना कि जो अव्ययी भावस्य सूत्र है, अव्ययी भावस्य जो सूत्र है वो क्या करता है? नपुंसक लिंग का विधान करता है समस्त पद में, ठीक है। समस्त पद में नपुंसक लिंग का विधान करता है। ये सारे प्रयोग कहां बनेंगे? नपुंसक लिंग में बनेंगे, जितने प्रयोग बना रहे हैं। इस चीज को बढ़िया से ध्यान रखना है। सूत्र है अव्ययी भावस्य। ये यहां तक लग गया? कोई समस्या तो नहीं होगी? ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि नस्तद्धिति का तो हो गया पूरा, ठीक है। यहां पर एक सूत्र आता है नपुंसकाद अन्यतरस्याम, सूत्र है नपुंसकादन्य तरस्याम, ठीक है। नपुंसकात अन्य तरस्याम, ठीक है। यह सूत्र है नपुंसकात अन्य तरस्याम। इसकी वृत्ति में लिखा है अनंतम यत क्लीबम तदंतात अव्ययी भावा टच स्यात्, ठीक है। अनंतम यत क्लीबम, ध्यान रखना, यह कहते हैं कि अनंतम मतलब अन अंत में है, यत क्लीबम, क्लीब मतलब नपुंसक लिंग, ऐसा जो नपुंसक लिंग अन अंत में है, ऐसा जो नपुंसक लिंग अनंतात यत क्लीबम तदंतात तदंत अव्ययी भाव से, तदंत अव्ययी भाव से टच प्रत्यय होता है। यह सूत्र भी टच प्रत्यय करता है। लग गया? यह सूत्र भी क्या करता है?
टच प्रत्यय करता है कौन? नपुंसकाद अन्यतरस्याम। लेकिन ये कहता है कि अनंताद यत् क्लीबम, अनंत अन अंत में है ऐसा जो क्लीबम मतलब नपुंसक लिंग, वहां पर तदंत अव्ययी भाव से टच प्रत्यय होता है। सूत्र लग गया? इसकी वृत्ति को स्पष्ट कर रहा था मैं। विकल्प से करता है, ध्यान रखना। यह सूत्र अन्यतरस्याम, अन्यतरस्याम का मतलब क्या होता है? विकल्प। ठीक है, अन्यतरस्याम का मतलब होता है विकल्प से प्रयोग बनते हैं उपचर्मम उपचर्म। प्रयोग क्या है? उपचर्मम उपचर्मम और उपचर्म। ठीक है, उपचर्मम उपचर्म। समझ में आया? कोई समस्या तो नहीं होगी ना यहां पर? ठीक है, ये लग गया। उपचर्मम उपचर्म। तो यहां पर देखो उपचर्मम उपचर्म, यहां पर ध्यान रखना है, ये उपचर्मम और उपचर्म ये जो प्रयोग बने हैं, यहां पर पूछता है कि यहां पर किस सूत्र के द्वारा टच प्रत्यय हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर टच प्रत्यय करने वाला सूत्र है नपुंसकाद अन्यतरस्याम। इसके पहले जो हम प्रयोग बनाए थे उपराजम और अध्यात्मम, वहां पर टच प्रत्यय करने वाला सूत्र है अनश्च। ठीक है, इस चीज को बढ़िया से याद रखना है, ये मतलब थोड़ा भी गड़बड़ाना नहीं चाहिए। ये यदि गड़बड़ाया तो समझ जाओ यहां का वहां हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, उपचर्मम और उपचर्म में क्या हो? उपचर्मम, उपचर्म का मतलब होता है चर्मणः समीपम उपचर्मम। चर्मणः, ठीक है, चर्मणः चर्मणः समीपम, चर्मणः समीपम उपचर्मम। ठीक है, चर्मणः समीपम उपचर्मम। ध्यान रखना, चर्मणः समीपम मतलब चमड़े के समीप, चमड़े के समीप। ठीक है, चर्मन शब्द कैसा है? नपुंसक लिंगवाची शब्द है। चर्मन शब्द कैसा है? नपुंसक लिंगवाची शब्द है। इसीलिए ये सूत्र कहता है कि अन्नंताद अव्ययी भावात। ठीक है, अन्नंताद अव्ययी भावात, यही है ना? हाँ, अन्नंतम यत् क्लीबम तदंतात् अव्ययी भावात् तस्यात्, ये कहता है। तो अनंत क्या? देखो यहां पर चर्मणः समीपम, चर्मणः में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी है। चर्मणः समीपम उपसर्दम, समीप अर्थ में यहां पर समास है। तो समीप अर्थ में कौन है? यहां पर उप है। ठीक है, चर्मन गस, इसका अलौकिक विग्रह करोगे, चर्मन गस उप, लग गया। चर्मणः समीपम उपसर्दम लौकिक विग्रह, चर्मन गस उप अलौकिक विग्रह। चर्मन गस उप क्या हो जाएगा? अलौकिक विग्रह। ध्यान रखना कि ये जो चर्मणः समीपम, समीप अर्थ में कौन है? उप है। समीप अर्थ में कौन है? यहां पर उप है। इस उप का समर्थ सुबंत कौन हो जाएगा? चर्मन गस। इसके साथ समास हो जाएगा। सूत्र है अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि। समास होने के बाद कृतध्य समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा सुपोधात प्रातिपदिक योग के द्वारा विभक्ति का क्या कर दो? लुप कर दो। प्रयोग बन जाएगा चर्मन उप। उप की प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से क्या हो जाएगा? पूर्व प्रयोग। ठीक है, उपसर्जनम पूर्वम से क्या हो जाएगा? पूर्व प्रयोग। प्रयोग बन जाएगा उपचर्मन। प्रयोग क्या बन जाएगा? उपचर्मन। ऐसा होने पर यह जो सूत्र है नपुंसकाद अन्यतरस्याम, यह सूत्र कहता अनंतम यत् क्लीबम तदंतात अव्ययी भावात् टच स्यात्। अनंत जो क्लीबम नपुंसक लिंग है तदंत अव्ययी भाव से टच प्रत्यय होता है, क्या हो जाएगा? यहां पर टच प्रत्यय हो जाएगा। टच में अनुबंध लोप हो जाएगा, टकार चकार की संज्ञा, केवल क्या बचेगा? आ बचेगा। केवल क्या बचेगा? आ बचेगा। आ को मिला दो किसमें? मतलब आ बचने के बाद यहां पर क्या होना है? यच भम से कर दो भा संज्ञा। टच प्रत्यय होने के बाद यच भम से भा संज्ञा करो। जब भा संज्ञा कर दोगे तो सूत्र है नस्तद्धते। सूत्र भी पढ़े थे। नस्तद्धते सूत्र के द्वारा भा संज्ञक टी कौन आएगा? यहां पर अन। भा संज्ञक टी कौन होगा? अन। ठीक है, भाषंगिक टीक जो ये अन है, इस अन्न का नस्तद्धते सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो प्रयोग बनेगा उपचर्म। प्रयोग बनेगा उपचर्म और टच का आ जाएगा तो प्रयोग क्या हो जाएगा? उपचर्म। टच का आ तो ये पूरा बन जाएगा उपचर्म। इसकी एक देश विकृत मनन्यवत इस न्याय से पुनः स्वाद्योत्पत्ति कर दो। सु ले आओ, सु के स्थान पर नाव्ययी भावा दो तो अमत्त पंचम्या इस सूत्र के द्वारा क्या कर दो? अमादेश कर दो। अमी पूर्वा से पूर्व रूप प्रयोग बन जाएगा उपचर्मन। ठीक है, प्रयोग क्या बन जाएगा? उपचर्मन। ठीक है, प्रयोग बन जाएगा उपचर्मम। यह यहां तक समझ में आ गया?
अब जैसा कि ये सूत्र जो नपुंसकाद अन्यतरस्याम है, ये सूत्र विकल्प से टच प्रत्यय करता है। ये क्या करता है? विकल्प से टच प्रत्यय करता है। एक बार जब टच प्रत्यय नहीं होगा, प्रयोग उपचर में ही रहेगा। ठीक है, प्रयोग क्या रहेगा? उपचर में ही रहेगा। लग गया? तो एक जगह बनता है उपचरमन, उपचरमम, और एक बन जाएगा उपचर्म। तो ये विकल्प से यहां पर टच प्रत्यय होता है, दो रूप बनते हैं। लग गया यहां तक? इसके बाद एक सूत्र है झयः। झयः, ठीक है, यह सूत्र है झयः। झयः जो सूत्र है यह कहता है झयंताद अव्ययीभावात्, झयंताद अव्ययीभावात् टच वा स्यात्। ध्यान रखना, झयंताद अव्ययीभावात् टच वा स्यात्। झय प्रत्याहार वाला, झय प्रत्याहार वाला, ध्यान रखना प्रत्याहार है यहां पर, झय प्रत्याहार वाला वर्ण अंत में हो, ऐसे अव्ययी भाव से टच प्रत्यय होता है। ठीक है, टच प्रत्यय होता है विकल्प से। यह सूत्र भी विकल्प से टच प्रत्यय करता है। झयंताद अव्ययी भावा टच वा स्यात्, इसकी वृत्ति में लिखा है, सूत्र है झयः। प्रयोग बनते हैं उपसमिधम, उपसमित। प्रयोग क्या है? उपसमिधम, उपसमिधम, उपसमिधम और उपसमित। ठीक है, प्रयोग है उपसमिधम और उपसमित, उपसमिधम उपसमित। यह सूत्र यहां पर ध्यान रखना है कि उपसमिधम और उपसमित में टच प्रत्यय करने वाला सूत्र झयः है। इस चीज को बढ़िया से याद रख लेना। उपसमिधम का अर्थ होता है समिधा के समीप। ठीक है, समिधा, समिधा कौन? वो जो हवन में जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, हवन करते समय उसको समिधा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? समिधा। लकड़ी नहीं बोला जाता, बल्कि वहां पर समिधा का प्रयोग करते हैं, समिधा ले आओ। तो उपसमिधम उपसमित ये विकल्प से टच प्रत्यय करता है, इसलिए इसके भी क्या बनते हैं? दो रूप बनते हैं। तो उपसमिधम का मतलब होता है समिधा समीपम उपसमिधम। ठीक है, समिधा समीपम, समिधा समीपम, समिधा समीपम उपसमिधम, समिधा समीपम उपसमिधम। ठीक है, समिधा समीपम उपसमिधम ऐसा बनता है। इसका क्या है? ये लौकिक विग्रह है। लौकिक विग्रह होने के बाद समिधा में षष्ठी है, तो प्रयोग यहां पर अलौकिक विग्रह में बनाओगे समिध गस, समिध, समिध गस, समिध गस उप, समिध गस उप। ये इसका हो जाएगा अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अलौकिक विग्रह होने के बाद यहां पर देखो समीप अर्थ में अव्यय कौन है? उप है। समीप अर्थ में अव्यय कौन है? उप है। तो अब यहां पर क्या होता है कि अव्यम विभक्ति समीप सूत्र के द्वारा समास हो जाएगा। कृतद्धित समासाच के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी समस्त पद की। प्रातिपदिक होने के कारण सुपो धातु प्रातिपदिक योग से विभक्ति का लोप कर दो। प्रयोग बन जाएगा समिध उप। उप की प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग, उपसमिध। ऐसी स्थिति में क्या कर देना है कि झयः ये आ जाएगा, झयः सूत्र आएगा। यह कहता है कि झयंताद अव्ययी भावात् टच स्यात्, कि झयंत अव्ययी भाव से झय प्रत्याहार, झय प्रत्याहार वाला वर्ण अंत में है जिसके, ऐसे अव्ययी भाव से क्या हो जाएगा? टच प्रत्यय हो जाएगा। तो प्रयोग क्या हो जाएगा? उपसमिध टच। यहां पर क्या कर देना है? ऐसी स्थिति में यचिभम से भासंज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर यह भासंज्ञा वाला प्रसंग नहीं रहेगा, सीधे उपसमिध है। उपसमिध में जो टच का आ है वो मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? उपसमिध। ठीक है, प्रयोग बन जाएगा उपसमिध। सु को क्या कर दो? अमादेश कर दो। सु के स्थान पर नाभ्यई भावादतो अमत्त पंचम्या से अमादेश कर दो। प्रयोग बन जाएगा उपसमिधम। एक बार जब टच प्रत्यय नहीं होगा इस सूत्र से, एक बार जब इस सूत्र से टच प्रत्यय नहीं होगा, प्रयोग आपका बनेगा उपसमिध। ठीक है, यहां पर धा को क्या हो जाएगा? जस्त और चर्त खर्चा से इस सूत्र से चर्त हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा उपसमिध। ठीक है, समझ में आया? इसके भी दो रूप बनते हैं। एक उपसमिधम में टच प्रत्यय है, सूत्र है झयः, और जब टच प्रत्यय नहीं होगा तो प्रयोग बन जाएगा उपसमित। यहां से अव्ययी भाव आज समाप्त होता है। ठीक है, अव्ययी भाव में यहीं तक सूत्र हैं।
और लघु सिद्धांत के सिद्धांत का जब अव्ययी भाव आता है तो उसमें अभी बहुत सारे सूत्र इसके बाद आते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे सूत्र हैं वहां पर। यहीं पर यही टच प्रत्यय करने वाला सिद्धांत कौमुदी में एक और सूत्र है गिरेश्च सेनकस्य, ठीक है, गिरेश्च सेनकस्य। ऐसा मानते हैं कि आचार्य पाणिनि ने सेनक ग्रहणम पूजार्थम, वहां पर उनकी वृत्ति आती है कि सेनक ग्रहण यहां पर जो किया है, आचार्य सेनक का जो स्मरण किया है वह पूजार्थम है। वहां पर उपगिरिम उपगिरी ये प्रयोग बनते हैं, वहां पर जो तो उपगिरिम में टच प्रत्यय होता है, सूत्र है वहां पर गिरेश्च सेनकस्य, ठीक है, गिरेश्च सेनकस्य ये सूत्र है, वहां पर उस सूत्र के द्वारा वहां टच प्रत्यय होता है। लघु सिद्धांत में इस सूत्र को उस सूत्र को ग्रहण नहीं किया गया है। तो आज यहीं पर जो है तो अव्ययी भाव समाप्त होता है और मिलते हैं एक नई कक्षा में, ठीक है, और तत्पुरुष समास के साथ आज यहीं पर इस कक्षा को समाप्त करते हैं। नमो नमः।